हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज के चैप्टर की शुरुआत होती है शार्लेट से, जो बिस्तर पे लेटी हुई सोच रही थी। डैनियल अपने पिता यानी एम्परर की उतनी ज्यादा परवाह नहीं करता, लेकिन वो अपनी माँ सेवेंथ कंकुबाइन की बहुत ही ज्यादा परवाह करता है। इसके बाद शार्लेट सोचती है पिछले टाइमलाइन में सक्सेसर बनने की इस वॉर में सेवेंथ कंकुबाइन भी इन्वॉल्व थी। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि जब सेकेंड और फोर्थ कंकुबाइन ने सेवेंथ कंकुबाइन का मजाक उड़ाया था, तब उनके बेटे सिक्स प्रिंस को जान से मार दिया गया था। और जब क्राउन प्रिंस ने सेवेंथ कंक्यूबाइन का ये कहते हुए मजाक उड़ाया था कि आप काफी छोटे किंगडम से आते हैं, तब उसका सबसे ब्रूटल मौत हुआ था। इन सब लोगों में से पांचवा प्रिंस ही ऐसा आदमी था जो सेवेंथ कंक्यूबाइन के फ्यूनरल में आया था और आखिर में वही क्राउन का सक्सेसर बना। फिर शार्लेट अपने बिस्तर से उठते हुए सोचती है, पहली बार में देखने से ये लग सकता है कि ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस है, लेकिन ये सारे कोइंसिडेंस सेवेंथ कंक्यूबाइन के ही आसपास घूमती है, क्योंकि ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है। क्योंकि डैनियल ही वो इंसान था जिसने शैडोज के पीछे से छुप के एम्पायर को रूल किया, और ये सब कुछ वो अपनी मौत तक एक राज बना के रखता गया। इस किंगडम में वही ऐसा था जिसने अपनी ताकत से एम्परर को एक कठपुतली की तरह यूज किया। और यही नहीं, वो किंगडम में फेमस था अपने आर्टिस्टिक स्किल्स और प्ले राइटिंग स्किल्स की वजह से। और वो वही इंसान है जिसने काफी सारे टैलेंट्स को मास्टर किया था, जैसे कि लॉ, मेडिसिन, जियोग्राफी, एकेडमिक्स। उसने इन सारी चीजों में मास्टरी हासिल की थी। उसकी मौत के बाद उसकी एक डायरी डिस्कवर हुई, जिसकी वजह से सबको उसके इन टैलेंट्स के बारे में पता चला, और ये सारी चीजें एक लेजेंड बन के रह गई। किंगडम के स्कॉलर्स लोग काफी ज्यादा उदास हो गए, क्योंकि उन्होंने डैनियल जैसे कि हिडन जेम को नहीं पहचाना, और उन्होंने इन सारी चीजों का ब्लेम उसकी मदर सेवेंथ कंक्यूबाइन को दे दिया, क्योंकि उन्होंने डैनियल को अपनी आखिरी शब्द के रूप में कहा था कि कभी भी बीमार मत पड़ना, कभी भी हाई प्रोफाइल मत रहना, और तुम्हें चाहे जो हो जाए सरवाइव करना ही होगा। यही तीन चीजें हैं जो सेवेंथ कंक्यूबाइन अपनी आखिरी वक्त में डैनियल के लिए छोड़ गई थी, और डैनियल अपनी आखिरी सांस तक ये सारी चीजें मानता रहा। उसने कभी भी लोगों के सामने आके अपना टैलेंट नहीं दिखाया। इसके बाद साले सोचती है, क्या होता अगर सेवेंथ कंक्यूबाइन कहती कुछ भी हो जाए, एम्परर बनना या एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देना। इसके बाद सार्लेट खिड़की के पास आके खिड़की के बाहर नजारे दिखने लगती है। फिर हमें राइटर बताता है सार्लेट टाइम के पावर में यकीन रखती है, इसीलिए जब वो समय में वापस आई उसके तुरंत बाद ही उसने डैनियल का टीचर नहीं बना, उसने एक सही समय का वेट किया। इसके बाद हमें शार्लेट दिखाई जाती है जो सोचती है आने वाले पतझड़ के मौसम में सेवेंथ कंक्यूबाइन मरने वाली है। उसकी मौत लोगों को एक एक्सीडेंट बताई जाएगी, लेकिन सिर्फ मैं ही जानती हूँ उसकी आखिरी सांसों तक उसे बहुत ही ज्यादा पेन होने वाला है। इसीलिए डैनियल के फीलिंग्स को देखते हुए मुझे ज्यादा से ज्यादा समय उसे ऑब्जर्व करना होगा। मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मैं उसके माँ के मौत से लेके फ्यूनरल तक एकदम लास्ट तक उसके साथ रहूं। शार्लेट इतना सोच ही रही थी कि तभी उसे पियानो की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद राइटर हमें बताता है क्योंकि शार्लेट पिछली जिंदगी में एक स्वॉर्ड बन गई थी, और स्वॉर्ड एक एम्पायर का सबसे क्लोजेस्ट कंपेनियन होता है, इसीलिए उसे पता है कि अपर क्लास के लोगों के कल्चर का टेस्ट कैसा है। फिर हमें शार्लेट दिखाई जाती है जो सोचती है मैं क्लियरली सुन सकती हूँ ये आवाज डैनियल के बेडरूम से आ रही है। ये जो म्यूजिक वो प्ले कर रहा है इसका नाम है सीक्रेट ग्रीटिंग, जिसे लिखा है ड्रैंक नाम के एक आर्टिस्ट ने। और क्योंकि मैं इस गाने को अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसीलिए मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि अभी उसके चेहरे पे कैसे एक्सप्रेशन होंगे। इसके बाद शार्लेट उस गाने को थोड़ी देर सुनने के बाद सोचती है क्या मुझे उसे रोक देना चाहिए। ये सोचने के बाद शार्लेट उस गाने को एंजॉय करने लगती है और सोचती है सीक्रेट ग्रीटिंग फेमस है इसमें छुपी हुई कहानी की वजह से। इस कहानी में एक्साइटमेंट है, एक्सप्रेशन है, प्यार है, धोखा है। इस कहानी में एक लड़का पहली मुलाकात में ही एक लड़की के प्यार में गिर जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है वो लड़की एक दूसरी किंगडम की स्पाई थी। इसीलिए इस गाने को इस तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये गाना वो गाता है जो किसी को सेड्यूस करना चाहता है अपने बैड इंटेंशन के साथ। इसीलिए इस गाने का सबटाइटल है रोज हैव थ्रोन्स। अब देखो यार, शार्लेट ने इसे और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो जाके चैप्टर पढ़ लेना। अब स्टोरी में अगर शार्लेट इन्हीं बातों को सोचते हुए इस म्यूजिक को एंजॉय करने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन ड्यूक मेंशन में, जहाँ एक बटलर कह रहा था प्रिंसेस ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। जो सुन ड्यूक का दूसरा बेटा चौंकते हुए कहते हैं क्या
उसने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। फिर ये सोचता है कि वो अभी भी मेरी सिस्टर है, तो मैं उसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता जैसे फादर और ब्रदर करते हैं। इसीलिए मैंने उसे वो लेटर भेजा था, लेकिन उसने अभी भी रिप्लाई नहीं दिया। फिर राइटर हमें बताता है इस पूरे ड्यूक हाउस में सिर्फ सेकंड सन ही वो था जिसने सालेट पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया था। फिर हमें दोबारा सेकंड सन दिखाया जाता है जो अपने बटलर से कह रहा था कोई बात नहीं, शायद वो लेटर कल तक आ जाएगा। फिर हमें राइटर बताता है हालांकि वो अटेंशन इस तरह है कि जैसे नॉर्मल आदमी एक सड़क पे पड़ी हुई चींटी पे देता है। और राइटर के इतना कहते ही आज का ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।